हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई आज आपने देख लिया होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, इसको कम से कम 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन के बाद इसकी सीरीज आज हम नई स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अब जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वो लाइन से आने वाले हैं। और आज हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2। तो इसके टोटल जो है वो 13 चैप्टर हैं। आज सेकंड चैप्टर हम करवाने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। एसओएल ड्यू रेगुलर एमसी वेब के जितने भी बच्चे हैं सेमेस्टर 3 या 5 के या सेमेस्टर 1 के, जिनके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है, तो भाई ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और इस सीरीज को देखने के बाद किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करा दूंगा, एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है, गारंटेड। अब हम बात कर रहे हैं, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। और 2 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा नंबर है, और इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, और ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। और आप इस नंबर पे मैसेज करिए कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स बाय करने हैं, और मिनिमम अमाउंट 100 से 150 रुपए देकर आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ नोट्स में बाय कर सकते हो, ठीक है जी। तो जिनको भी नोट्स बाय करने हैं, नोट्स रेडी हो चुके हैं इंग्लिश मीडियम में, आप जाके कॉन्टेक्ट करो, नोट्स को बाय कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है। तो आपको दोनों कॉस्टिंग मैं ब्रीफली समझाने वाला हूं, दोनों कॉस्टिंग अच्छे से समझाने वाला हूं, क्या होता है, क्या चीज इसमें होती है, सब चीज, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग और फिक्स्ड कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस। बुक के अंदर ही सबसे पहले चैप्टर में ना भाई आपको वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्टिंग के अंदर का डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें कुछ डिफरेंस के मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब इनको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है वो है नेचर, कि वेरिएबल कॉस्टिंग और फिक्स्ड कॉस्टिंग की नेचर क्या होती है, नेचर कैसी होती है। तो भाई नेचर में यहाँ पे है कि वेरिएबल कॉस्टिंग जो होती है, इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो सारे वेरी करते हैं, मतलब कि वो हमेशा ना फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आज किसी चीज का प्राइस है 10 रुपए, तो वो थोड़े टाइम में 20 हो सकता है, 30 हो सकता है और 40 हो सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल हमेशा नेचर कैसे होती है, चेंजेबल नेचर होती है। अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होते, और ये जो होती है कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेना, CONSTANT, भाई कांस्टेंट रहती है एकदम, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता, कोई वेरी वाला प्रोडक्ट नहीं होता कि चीजें वेरी कर रही हैं यहाँ पे। तो इनकी नेचर होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और इसकी होती है वेरिएबल कॉस्ट की वेरी करने वाली, मतलब कि अमाउंट में हमेशा चेंज आता है। अब इसका डिफरेंस क्या पड़ेगा, अगर मान लो इसकी नेचर वेरिएबल है, तो जब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे, जब हम इसका बैलेंस शीट तैयार करेंगे, तो वहां पर ये शो करेगा कि कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट घट रही है। बट अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट वाले की बात करूं, तो यहाँ पर ज्यादा चेंजेस बैलेंस शीट वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे। सेकंड आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बता दो, इनके एग्जाम्पल क्या है। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे कि आपके लेबर्स की सैलरी, लेबर्स हो सकता है, लेबर्स की जो संख्या है वो, सैलरी नहीं संख्या, लेबर्स की सैलरी भी होती है और लेबर्स की संख्या भी होती है, दो अलग चीजें हैं। तो दोनों ही वेरी हो सकते हैं, चेंज ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं वेरिएबल, हाँ, मार्केट में जो शेयर्स के प्राइस है वो हमेशा वेरी होते रहते हैं, मतलब कि चेंजेबल होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आएगा कि भैया फिक्स्ड जो चीजें रहती हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड जो चीजें रहती हैं वो रहती है हमारी, जैसे लैंड, लैंड मतलब जमीन, तो जमीन की जो कीमत है वो काफी टाइम बाद बढ़ती है। रेंट, हमारा रेंट जो है वो फिक्स रहता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो हमेशा वेरी नहीं करते, सेम यूनिट पे आते हैं, बट हम जितनी पावर कंज्यूम करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमारा वेरी करता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो हमेशा क्या करती हैं, वेरी करती हैं जी, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा है मैंने बिहेवियर, इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का जो बिहेवियर होता है वो वेरिएबल नेचर का होता है, जो किस पे इंपैक्ट डालता है, ये इंपैक्ट डालता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। किस पे,
इसका बिहेवियर कैसा होता है, वेरिएबल होता है, और ये किस पे इंपैक्ट डालता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस P&L अकाउंट पे। और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी डालती है किस पे, वो डालती है स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है बैलेंस शीट। ठीक है जी, दोनों को इफेक्ट करती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रोल क्या है भाई, कंट्रोल मतलब है कि दोनों में से किस पे ज्यादा कंट्रोल होता है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उस पे ज्यादा खर्चा आता है किसके मुकाबले भाई, उसके मुकाबले फिक्स्ड कॉस्ट के। फिक्स्ड कॉस्ट पे हमें पता है कि अमाउंट हमने एक बार फिक्स कर दिया, वो अमाउंट फिक्स ही रहेगा, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हमने सेल्स करा हो या हमने प्रोडक्शन करा हो, वहां कॉन्स्टेंट अमाउंट जाता है ना। मगर यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर है। और यहाँ पर क्या होता है, चीजें जब हम बाय करते हैं या चीजें हम जब खरीदते हैं तो उसके प्राइस चेंज होते रहते हैं, और इसी की वजह से हमारी कंट्रोल जो है वो इसमें ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिक्स्ड कॉस्ट की कंट्रोलेबल होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो प्रॉफिट पे यही इम्पैक्ट आता है कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमेशा वेरिएबल में कैलकुलेट करा जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट या बैलेंस शीट वगैरह जो है वो फिक्स्ड में कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि इसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा आता है, प्रॉफिट का इम्पैक्ट इस पे कम आता है, मगर बैलेंस शीट में इसमें थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और पीरियड कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब किसी चीज को प्रोडक्शन करा जाए। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बंदा है राम ने एक सोचा कि मैं कंपनी खोलता हूं, एक फैक्ट्री खोलने की सोची राम लिमिटेड नाम से, कंपनी खोल दी। कंपनी खोलने के बाद अब कंपनी में क्या क्या लगेगा, कंपनी जब ओपन करेगा तो शुरू में कैपिटल लानी पड़ेगी बच्चे को, कैपिटल ले आया, अभी मान लो असेट्स भी लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ असेट्स लानी होगी, असेट्स आ गई, कैपिटल आ गई, अब यहाँ पे एम्प्लॉय लगेंगे, एम्प्लॉय के बाद और क्या लगेगा, अब इसमें लेबर वगैरह लगाने पड़ेंगे ना, तो लेबर्स, अब लेबर्स के बाद रेंट भी देगा, अब रेंट जो रूम वगैरह बुक किया, ठीक है, रेंट, मशीनरी वगैरह अगर कोई बाय करी है तो उस पर अगर कोई रिडक्शन आता है तो वो रिडक्शन पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर लाइट वाइट यूज कर रहा है तो वो देगा इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये जो चीज है वो पे कर रहा है, ये कब कर रहा है, जब राम ने एक बिजनेस खोला है, बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो यहाँ पर ये जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है ये किस लिए कर रहा है, चीजों को बढ़ाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट करने के लिए। तो जब वो प्रोडक्ट करने के लिए चीजें इस्तेमाल करेगा तो वो कॉस्ट जो होगी इन पे आने वाली वो सारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट जो इस टाइम पीरियड के दौरान आती है वो हमारी पीरियड कॉस्ट होती है। ठीक है जी, तो टाइमिंग क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो भाई टाइमिंग ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो किसी भी टाइम आ सकती है। आपने कोई चीज खरीदी, आज मुझे कुछ सामान बनाना है, मैंने कुछ मार्केट से खरीदा, उसमें जो मैं पैसे पे करूंगा उस टाइम पे जो वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। ये टाइमिंग इसकी ऑल ओवर रहती है। पीरियड कॉस्ट की टाइमिंग कम रहती है। पीरियड कॉस्ट एक एनुअली हम देखते हैं या क्वार्टरली हम बनाते हैं, जहां पर हम पता करते हैं कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है, कितने डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं। वो हमारा एक हफ्ते में हो सकता है, 15-15 दिन में हो सकता है, और महीने में भी हो सकता है कि महीने में हम एक बार तैयार कर लेंगे। जरूरी नहीं है हम रोज रोज बैठ के पीरियड कॉस्ट तैयार करें। आगे लिखा है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट होता है जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, इसमें हम सारे के सारे एक्सपेंस नेचर की चीजों को इंक्लूड करते हैं, ट्रीट करते हैं टाइम। ठीक है, कैसी नेचर की, एक्सपेंस नेचर की, जितने भी खर्चे हैं, ऑपरेशन आप कर रहे हो, अब जितने भी कंपनी में खर्चे होंगे वो सारे के सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो सारे के सारे खर्चे जो होंगे वो ट्रीटमेंट में ही आएंगे। ठीक है, और यहाँ पीरियड कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, तो भाई पीरियड कॉस्ट के ट्रीटमेंट में हमें खर्चे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्शन कॉस्ट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, तो भाई पीरियड कॉस्ट में जो भी चीजें हैं वो बैलेंस शीट इंपैक्ट के ऊपर दिखाई जाती है कि अब आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में इतना पैसा जो लगाया है, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो बैलेंस शीट में इतने पे लाई कर रहा है, बैलेंस शीट में इतना अमाउंट बनता है, इसको पे करना है, ये पीरियड कॉस्ट है। ठीक है, अब रेलेवेंस देखो, रेलेवेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि COGS, कॉस्ट
ऑफ गुड सोल्ड। आप कितने अमाउंट पे गुड्स सोल्ड कर रहे हो, आप किस तरह गुड्स सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, वो जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ही आएगा। यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट में COGS इंक्लूड होता है, बट पीरियड कॉस्ट के अंदर COGS छोड़ के बाकी जितने भी कॉस्ट होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे, मगर एक चीज इंक्लूड नहीं होगी, वो होगी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोनों के एग्जाम्पल क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट का एग्जाम्पल और पीरियड कॉस्ट का एग्जाम्पल। पीरियड कॉस्ट के एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि चीजों को एक टाइम के दौरान कितनी खर्चा आया है, कितना एक पीरियड के दौरान कितना खर्च आ रहा है उस पर। जैसे कि मैंने एक बिजनेस खोला था राम लिमिटेड, उसमें मैंने ये सब चीजें लगाई थी। तो अगर मैं एग्जाम्पल में प्रोडक्ट कॉस्ट का बताऊं तो इसमें आप लेबर असेट्स और उसके बाद एम्प्लॉय, लेबर, रेंट, रिडक्शन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीनरी बिल, ये सब चीजें पे करते हो, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पीरियड कॉस्ट के क्या हो जाएंगे, जब आप पूरे महीने इसके बिल्स पे करते रहोगे तो जो बिल आएगा ना, खर्चा आएगा, वो इसका एग्जाम्पल होगा। आप पूरे टाइम पे जो भी पैसा पे करते हो वो पीरियड कॉस्ट आएगा। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो हमारी डेली बेसिस पे होती है वो हमारी क्या रहती है, प्रोडक्ट कॉस्ट। और जो डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग नहीं होती, मींस आप हर एक दिन बैठ के तो नहीं करोगे ना, वो होती है पीरियड कॉस्ट। ठीक है, दोनों की रिपोर्टिंग इस तरह से है कि अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आज कितना पैसा दे रहे हो, कल कितना पैसा लगा रहे हो, परसों कितना पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, तो वो अगर आप मान के चलते हो, वो रिपोर्टिंग करते हो, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। अनदर जो खर्चे हैं वो हमारी पीरियड कॉस्ट के अंदर आते हैं। आगे लिखा है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो सारी चीजों को इंटरनली देखता है कि इंटरनली जो खर्चे आ रहे हैं, जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे आ रहे हैं, आपने बिजनेस खोला, आप जितने भी खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड कर रहे हो, डायरेक्ट प्रोडक्शन से, चाहे रॉ मटेरियल से लेके हो, चाहे फिनिश्ड गुड तैयार करने तक जितने भी आप कंज्यूम कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, वो इंटरनली खर्चा होगा, वो आपके पीरियड कॉस्ट में, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। वो खर्चे जो एक्सटर्नली हैं, जो बाहर ही हैं, जैसे कि आप कोई भी माल शिपमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हो, आप इंडिया से पाकिस्तान भिजवा रहे हो, आप इंडिया से कहीं दूसरे चाइना या अमेरिका, रशिया भिजवा रहे हो, तो वो जो खर्चा है वो एक्सटर्नली होगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी पीरियड कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है। आगे लिखा है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग की। ठीक है, पहला आता है ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव, यहां पर सारी चीजें इंक्लूड होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह भी सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग। इसमें सारी चीजें रेवेन्यू नेचर की होंगी, एक्सपेंस नेचर की होंगी, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ऑल इंक्लूसिव होगा। ठीक है, अगला लिखा है गैप कंप्लायंस। गैप कंप्लायंस जो होंगे वो इसमें रेगुलेट करेंगे, वो जितने भी गैप वाले कंप्लायंसेस होंगे ना वो सारे इसमें आएंगे। और जितने भी हमारे ऐसे खर्चे हैं जो कि हमारे कैसे हैं, वेरिएबल हैं, एक्सपेंसेस है, चाहे वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो पीरियड कॉस्ट हो, वो सारे कंप्लायंसेस उनके सारे इसमें यहाँ पे आएंगे एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग में। ठीक है, आगे लिखा है एक्यूरेट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होगी, जो भी आपका स्टॉक है या जो भी आपने इसमें अभी तक जोड़ा है, जो भी आपने इसमें खर्चे डाले हैं, उन सारे चीजों की वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्ब कॉस्टिंग क्या करेगा, उन सबको वैल्यूएट करेगा कि आपने पूरे पीरियड में अभी तक कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। हर एक डे बाय डे तो आप ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन कॉस्टिंग है, ये जो एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग है, इसमें आप डेली डे बाय डे जो खर्चे हो रहे हैं वो भी करोगे, साथ के साथ ये भी देखोगे कि मंथली बेसिस पे कितना पार्ट हमने अभी तक लगा दिया है। पॉइंट नंबर अगला है होस्टेलिक पॉइंट व्यू। होस्टेलिक पॉइंट व्यू, और उसके बाद एक लास्ट है जो लिखा है इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। कि होस्टेलिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्लियर होता है, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप उसको इजीली समझ सकते हो कि आपका पैसा कहाँ गया, आपका कितना पैसा एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग में लगा है, कितना पैसा कहाँ लगाया है आपने, तो वो इजीली होस्टेलिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट होता है भाई, इम्पैक्ट जो प्रॉफिट पे पड़ रहा है ना, जो हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है ना, वो इम्पैक्ट मैच करने में हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके।
तो हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे, जो हमने लिखा था इनकम डिटर्मिनेशन अंडर एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग। इनकम कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, इनकम को डिटरमाइन कैसे करते हैं अगर एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग हो। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज डन बाय सब्सट्रैक्टिंग द COGS। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, दिस इज डन बाय, ये करा जाता है जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, जो आपको पता है मैथ्स में। सब्ट्रैक्टिंग द COGS विच इंक्लूड ऑल मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट आ रही है, सारी मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट इंक्लूड करने पे COGS जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। किसमें से, कह रहा है बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल रिवेन्यू। जो टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू को अगर मैं इसको बताऊं तो एक फॉर्मूला बन जाता है, ये रहा। जैसे टोटल रिवेन्यू हो गया, टोटल रिवेन्यू में क्या क्या आ सकता है, टोटल रिवेन्यू में जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी प्लस आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो सारी माइनस हो जाती है जब COGS में से, तब आपका कैलकुलेट होता है एब्जॉर्बिंग कॉस्ट। एब्जॉर्बिंग कॉस्ट मतलब AC, ठीक है जी। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। टोटल रिवेन्यू में जो भी चीज आती है, जैसे टोटल रिवेन्यू में फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, उसको माइनस करना है COGS में से। COGS क्या है, COGS वो सारे खर्चों को इंक्लूड करके बना है जो हमारे इसमें मैन्युफैक्चर करते टाइम आए थे। जैसे कि राम ने बिजनेस खोला था तो ये मैन्युफैक्चर करते टाइम जो भी खर्चे करे होंगे वो सारे खर्चे इसमें से माइनस होंगे, तभी डिटरमाइन कर पाओगे एब्जॉर्बिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। आगे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग, पहली चीज तो अलग नहीं होती। वेरिएबल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों सेम है, सेम नेम होते हैं, दोनों को बस लिखने का तरीका अलग है। एग्जामिनर एग्जाम में अलग अलग नेम से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर मान लो आ गया सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग, तो भी आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। और अगर आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल की जगह मार्जिनल कॉस्टिंग, तो भी आपको सेम यही पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे लिखा है वेरिएबल कॉस्ट फोकस। कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्टिंग क्या करता है, वेरिएबल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर फोकस करता है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है भैया, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो चेंज होती रहती है, जैसे कि लेबर हो गया, और क्या हो सकता है, मार्केट के प्राइसेस हो सकते हैं, हमारी कोई भी ऐसी रिवेन्यू है जिसको हम मार्केट में बेच रहे हैं, तो रिवेन्यू हमें कम या ज्यादा भी मिल सकता है। तो वो ऐसी सारी कॉस्ट जो भी इस नेचर की है, जो हमेशा चेंज होती रहती है, तो वो सारे जो है इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। जो ट्रीटमेंट है फिक्स्ड कॉस्ट का वो यहां पर आप करोगे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है, बच्चे पूछेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो भाई जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, जो ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स रहते हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि गैप, मतलब कि जैसे कि COGS मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है और उसमें से निकाल लेते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो इसीलिए लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसमें से अपना रिवेन्यू नेचर का जो भी अमाउंट होगा वो निकालना है सिर्फ इसमें से। तो इसलिए ट्रीट करना है पहले किसको, फिक्स्ड कॉस्ट को। जब तक फिक्स्ड कॉस्ट में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह अपना नहीं निकालोगे, तब तक आप क्वेश्चन को आगे कैसे कर पाओगे। आगे लिखा है कॉस्ट सेपरेशन। कॉस्ट को अलग अलग बांट देता है, कॉस्ट को सेपरेट कर देता है, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और पहचानने में आसानी होती है, जिससे कि वेरिएबल क्या है, मार्जिनल क्या है, फिर एवरेज क्या है या एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। तो तीनों को समझने में आसानी जब होती है उसको कॉस्ट सेपरेशन। आगे लिखा है इंटरनल डिसीजन। आपको मैंने ऊपर बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग जो होती है, तो ये हमारी हेल्प करती है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे इंटरनली जो खर्चे आ रहे होते हैं, उन सारे खर्चों को मेंटेन करने का काम जो करती है वो होती है हमारी इंटरनल डिसीजन पावर। जो कौन लेता है, मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग उसको लेती है। आगे लिखा है कंट्रीब्यूट मार्जिन। कंट्रीब्यूट मार्जिन क्या है, ये मार्जिन का, ये उस प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हम लगाते हैं बाद में, या फिर बोल सकते हो एक रिजर्व बना के उस प्रॉफिट के पार्ट को हम रखते हैं। आने वाले टाइम पे हम उसको यूज करेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे, तो उसको कंट्रीब्यूट मार्जिन बोलते हैं। और ये कंट्रीब्यूट मार्जिन निकलता है किसमें से, ये फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से ही कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड होता है। इसमें
COGS इंक्लूड होता है, और ये कैलकुलेट करते टाइम आपको वेरिएबल और मार्जिनल से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस बताओ, फायदे क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, एमसी जो है, उसके फायदे ये हैं कि एमसी एकदम सिंपलिसिटी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जब हम एमसी क्रिएट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो समझने में और बुक में जब हम लिखते हैं ना या पढ़ते हैं तो बनाने में भी इजी होता है, लोगों को इजीली समझा सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल होती है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आपको सेपरेट ये बताती है कि कितना पैसा आपका जो है एमसी में लगेगा, वेरिएबल कितना था उसमें से, फिक्स्ड कितना था। आपको चीजें क्लैरिफाई करती है, सेपरेट कर देती है कि फिक्स्ड कॉस्ट में आपने 20 लाख लगाए हैं, वेरिएबल में 10 लाख लगाए हैं, और मार्जिनल में आपने 5 लाख लगाए हैं। तो वो चीज सेपरेट होने की वजह से आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। जहां आपको लगता है कि कहीं कमी आ रही है, तो आप तीनों को सेपरेट बना रखा है, तो तीनों में से चेक कर लोगे कि किसमें कमी आई हुई है तीनों में से। ठीक है, आगे लिखा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखो, ये ऊपर मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड होता है। ठीक है, आगे लिखा है ब्रेक इवन एनालाइज। ब्रेक इवन एनालाइज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होती है, हायर होती है आपकी टोटल कॉस्टिंग से। ठीक है, जो टोटल कॉस्टिंग है वो एक टाइम पे हायर होती है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग जब एमसी टीसी से ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर जो एमसी है वो एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, उस जो पॉइंट को बोलते हैं, जो दोनों मिलते हैं ना जिस जगह ऐसे काटते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन एनालाइज पॉइंट कहलाता है एमसी का, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक पॉइंट जो दोनों को बराबर इजीली काट रहा है, और ये पॉइंट जो है ब्रेक इवन एनालाइज पॉइंट कहलाता है। आगे लिखा है उसके बाद फ्लेक्सिबल बजटिंग। बजटिंग फ्लेक्सिबल होती है, जब हम इसका बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं स्ट्रक्चर, तो बजटिंग करते हैं, और वो बजटिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। वो आप इजीली समझ सकते हो कि इसकी बजटिंग कैसे करी गई है, उसकी बजटिंग क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। यहाँ पर आपके टोटल नेचर के खर्चे, रिवेन्यू नेचर के खर्चे, सारे खर्चों को आप इजीली रिकॉर्ड कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने मेंशन किया है डिसएडवांटेजेस ऑफ एमसी। एमसी के डिसएडवांटेजेस भी है। एमसी जैसे डिसएडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस ये थे, डिसएडवांटेजेस में पहला तो है इग्नोर फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको इग्नोर करके चलता है। एमसी हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में आता है, मार्जिनल है क्योंकि, और मार्जिनल जो है वो हमेशा फिक्स्ड को अपने आप नहीं आने देता, वो इग्नोर करके चलता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जितने भी हो वो हमें क्या करना है, एक्सपेक्ट करना है। एक्सपेक्ट मतलब होता है उसको छोड़ना है, लाइन से निकालना, उसको लेना ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं करना। इसीलिए मैंने बताया था जब हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल, तो कॉस्ट कंट्रोल में सारे के सारे हमारे मार्जिनल, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट तीनों देखते हैं, सेपरेट बनाते हैं। सेपरेट क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। आगे लिखा है इनएक्यूरेट प्रॉफिट रिपोर्टिंग। प्रॉफिट रिपोर्टिंग इसकी एक्यूरेट नहीं होती है, क्यों, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये मार्जिनल है। मार्जिनल मीन्स क्या है भैया, भैया मार्जिनल मीन्स होता है वेरिएबल। अब जब चीजें ही वेरिएबल है, अगर मान लो आपने मार्केट से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था जो आज की डेट में 2000 रुपए का था, ठीक है, अब मान लो उस मार्केट में 2000 रुपए का आपने जो रॉ मटेरियल खरीद लिया ना उस टाइम, अब जब उसको बेचने जा रहे हो तो वो पता चला कि ये 2000 का नहीं है भाई, जब हमने लिखना चालू किया तो 2500 का निकला। तो अब आपकी बुक में गलती हो जाएगी। यहाँ पे आप लाए तो सेम उसी 2000 रुपए थे, बट आज की डेट में हम वो पैसा, सॉरी, आज की डेट में हम वो पैसा चढ़ाएंगे जो अभी हाल ही में उसके पैसे मिल रहे हैं, तो हम 2500 रुपए लिखेंगे। तो यहाँ पे इनएक्यूरेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जस्टिफाई नहीं हो पाता कि किस तरह से आया। आगे लिखा है नॉट गैप। मार्जिनल कॉस्टिंग गैप पे वर्क नहीं करता, ये जो गैप पे वर्क करता है वो होता है वेरिएबल कॉस्टिंग और फिक्स्ड कॉस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर गैप आता है, या फिर प्रोडक्शन कॉस्टिंग या फिर पीरियड कॉस्ट होता है, गैप इसमें इंक्लूड होता है। मोस्टली तो इसमें आता है, इसमें भी नहीं आता। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो गैप है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो गैप के बिना यहाँ पे अकाउंटिंग होती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन यहाँ पे एक एक्यूरेट नहीं हो पाता। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम प्रॉब्लम्स आती है आपको। अगला पॉइंट है लिमिटेड फॉर लॉन्ग, ये होता है शॉर्ट टाइम के लिए। मार्जिनल और
वेरिएबल शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये कोई लंबे समय के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और लंबे टर्म के लिए अगर जाना है तो भाई लंबे टर्म के लिए तो आपको जाना पड़ेगा किसमें, फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है लंबे टर्म के लिए, बट ये जो है ये शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का काम नहीं है। तो ये है शॉर्ट टर्म, इसमें लिमिटेड टाइम होता है, उसी लिमिटेड टाइम में आपको ये देखना होता है, आपको प्रॉफिट, अपना नुकसान, अपना जो भी रेवेन्यू है वो सब चीजें कैलकुलेट करनी होती है। आगे लिखा है इनकम डिटर्मिनेशन अंडर एमसी। एमसी के अंदर इनकम कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं वो हम समझेंगे। कह रहा है दिस इज डन बाय सब्ट्रैक्टिंग द टीसी फ्रॉम टीआर और एफसी। कह रहा है ये जो है एक फॉर्मूला इसका भी है, कह रहा है दिस इज डन बाय सब्ट्रैक्टिंग, इसको घटाना पड़ता है टोटल कॉस्ट में से फ्रॉम टीआर। कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग किसको करना है भाई, टीसी में से टीआर को माइनस करना है। कह रहा है एफसी आर ट्रीटेड एज अ पीरियड एक्सपेंसेस, हमें एफसी भी लेना है, बट जो एफसी होगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वो एज अ पीरियड एक्सपेंसेस में होगा। हम ये देखेंगे कि पीरियड के दौरान कितने खर्चे इसमें मार्जिनल नेचर के आए हैं, किसकी नेचर के भाई, मार्जिनल, एमसी है ना, तो मार्जिनल नेचर के फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उनको निकाल लेंगे, और बाकी मार्जिनल का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो हमारा काम होगा टीसी माइनस टीआर। उसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू व्हेन कैलकुलेटिंग इनकम। इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे वो सारे खर्चे जो हमने डिडक्ट नहीं करे हैं रेवेन्यू से, वो सारे खर्चे आप इसमें डाल दोगे टीसी माइनस टीआर करते टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इनकम डिटर्मिनेशन कर सकते हो, एमसी को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखा है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी मतलब एवरेज कॉस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे एवरेज कॉस्ट समझ रहे हैं, बट ये एब्जॉर्बिंग कॉस्ट है। ए डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्बिंग कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, मैंने लिखा भी है साइड में, एब्जॉर्बेशन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस बताना है एसी और एमसी में। पहला होता है इनका ट्रीटमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग टाइप से होता है। एब्जॉर्बिंग क्या है, एब्जॉर्बिंग में यहाँ पे मैंने बताया था, एब्जॉर्बिंग अलग तरह से ट्रीट करता है, जैसे लाइक के फिक्स्ड कॉस्ट, और जो हमारा मार्जिनल है वो लाइक के वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से ट्रीट होते हैं। उसके बाद लिखा डिफरेंट मेथड टू अलोकेट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की तरह अलोकेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं। हमें ना यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्बेशन कॉस्ट जो है दोनों के मेथड अलग देखने को मिलते हैं। हम जब इसको ट्रीट कर रहे थे, देखो एब्जॉर्बिंग के मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये रहा, ये एब्जॉर्बिंग का है, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला बनाया था टी आर ब्रैकेट में वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस सीओजीएस, बट यहाँ पे मार्जिनल में देखो टीसी माइनस टी आर, सिर्फ ये है। तो दोनों के फॉर्मूले मेथड अलग हैं, डिफरेंट है कैलकुलेट करने के। आगे लिखा है एमसी ट्रीटेड एज पीरियड एक्सपेंसेस। मार्जिनल कॉस्ट हम ट्रीट करते हैं एज अ पीरियड एक्सपेंसेस, जो आपको पता है। आगे लिखा है वेरिएशन इन प्रॉफिट रिपोर्टिंग। इनकी प्रॉफिट रिपोर्टिंग जब होती है तो उसमें थोड़े वेरिएशन देखने को मिलते हैं, मींस चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस भी आते हैं। आगे लिखा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होता है उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। किसी का इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, किसी में सीओजीएस इंक्लूड है तो किसी में एक्सक्लूड है, ठीक है। किसी के अंदर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट आएंगे मगर किसी के अंदर नहीं आएंगे, तो दोनों के डिफरेंट होते हैं। कॉस्ट एनालाइज, दोनों के कॉस्ट एनालाइज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, दोनों के कॉस्ट एनालाइज मेथड भी अलग होते हैं, ठीक है जी। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स जो हमने पढ़े, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एमसी। तो अब आप इसको उतारो, जब तक मैं एक नया टॉपिक और लिखवाना है मेरे को, अभी मैं लिखवाने वाला हूँ, आप इसको उतारो, उससे पहले मैं इसको मिटा दूंगा फिर बाद में। और हाँ, एक काम और करना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था भाई, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्सेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखो दोनों में जैसे कि नाम से फर्क पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब कंपनी में प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा आता है। ये कंपनी है, अब यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, मान लो कोलगेट ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। कोलगेट मैन्युफैक्चर करते टाइम जो खर्चा आएगा, जैसे कि क्या क्या खर्चा हो सकता है, आपको लेबर चार्जेस देने हैं, आपको फ्राइटेज देने हैं,
आपको ओवरहेड्स पे कर रहे हैं, जो भी सैलरी वगैरह है वो भी आपको पे करनी है, ठीक है। तो या फिर रेंट हो सकता है, लाइटिंग वगैरह का खर्चा हो सकता है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बिल हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी खर्चे हैं जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन ही उससे जिम्मेवार होगा, वो सारे खर्चे जो होंगे, ये सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर, ठीक है। और वो सारे खर्चे जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे मान लो ये बन गया प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया तैयार, ठीक है, ये आ गया मेरा न्यू प्रोडक्ट। अब ये जो न्यू प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब जब मैं इसको मार्केट में लेके जाऊंगा, तो ये नंबर ऑफ सेलर है, नंबर ऑफ बायर्स है जो खरीदने के लिए बैठे हैं। तो जो खर्चा सेलिंग या परचेजिंग के टाइम पे आएगा, माल को बेचने टाइम पे जो खर्चा आएगा, इन लोगों को जब मैं माल बेचूंगा, वो खर्चा मेरा कौन सा खर्चा होगा, वो खर्चा मेरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाएगा। बात क्लियर है? ये चीजें समझ आ गई। अब यहां पे आ जाओ वापस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पहली चीज तो स्कोप क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का स्कोप यही होता है कि इसके ओवरऑल खर्चे जो आने वाले हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये पूरा जो खर्चा है ये किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन पे जो भी ऑल ओवर खर्चा आएगा, वो सारा कुछ जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब ये देखेगा। अब इसका स्कोप क्या होता है नीचे वाले का? तो भाई जो खर्चा हमारा सेलिंग से रिलेटेड आएगा, वो सारा खर्चा देखेगा कौन? नॉन मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होंगे? तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना खर्चा होगा वो प्रोडक्शन की इन्वेंट्री में चला जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी खर्चा जो है वो इस तरह का होगा जो सेलिंग से रिलेटेड होगा, वो सीधा इनकम एंड स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा, इनकम स्टेटमेंट या इनकम एक्सपेंसेस में दिखाया जाएगा, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट करके। क्लियर है? आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। किसका होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो संभालेगा। अगर मान लो ये वाला खर्चा हुआ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, तो कौन संभालेगा? भाई इसको संभालने के लिए हमने रखे हैं ना अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो हमारी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, ये वो संभालेंगे। अगला आता है वेरिएबिलिटी। किसकी वेरिएबिलिटी अच्छी है? तो भाई इसकी वेरिएबिलिटी इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, सिर्फ इसकी वैलिडिटी वेरिएबिलिटी होती है वो बुक्स से रिलेटेड होती है। ये कोई डायरेक्ट लाइट एक्सपेंसेस के खर्चे पे नहीं करता, ये सिर्फ उनको रिकॉर्ड करता है, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करने का काम करता है नॉन मैन्युफैक्चरर्स। ये क्या करता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल काम करता है। इम्पैक्ट क्या आता है? तो इम्पैक्ट यही है कि इसको जो है हम सीधा बैलेंस शीट में शो नहीं करते, पहले ये जाता है इसके पास, पहले ये जाएगा किसके पास? इसके पास। ये रिकॉर्ड करेगा अकाउंट्स में, तब ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। और ये तो वो चीज है जो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट खर्चा हो रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, तो वो खर्चे जो डायरेक्ट हो रहे हैं। रेलेवेंस किसका अच्छा है? तो रेलेवेंस में ये प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आता है, ये अकाउंटेंट के अंडर आता है, या ये बोल सकते हो ओनर के अंडर आता है। दोनों के रेलेवेंस अलग अलग है। इसके अंदर सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, मतलब कि जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो ऑल कॉस्ट इंक्लूड होगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर सारी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, इसके अंदर सारी चीजें जुड़ के इसी से आ रही है डायरेक्ट। जो खर्चा प्रोडक्शन पे लग रहा है वो सारा कुछ जाके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा, और ये रिकॉर्ड कर देगा कहाँ पे? ये रिकॉर्ड कर देगा अपनी बुक्स में, बुक्स में रिकॉर्ड कर देगा, वो हो जाएगा हमारा नॉन मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो ये था डिफरेंस मैन्युफैक्चर कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चर कॉस्ट में, ठीक है। इसके आगे पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके आगे कुछ चैप्टर में बचा नहीं है, अब आप इसको उतार लेना, मैं हट जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही चैप्टर देखने के लिए प्लीज चैनल को फॉलो कर लो, ताकि चैनल एक्सप्लेन पे आप लोगों की पूरी सीरीज धीरे धीरे कंप्लीट करवाई जा रही है। और सारी सीरीज एग्जाम से पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि 20 नवंबर तक
सारे लेक्चर्स मैं कवर करा दूं हमारे चैनल पे, प्लस नोट्स भी आपको मिलेंगे। नोट्स इस नंबर पे आप मैसेज करके खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट पे करके। नोट्स भी रेडी हो चुके हैं, नोट्स आप जाके बाय कर लो तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे जो इसमें भी मैंने आए भी नहीं है ना सीरीज में, वो भी मिल जाएंगे अगर आपको ऐसा लगता है। ठीक है, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई कमेंट है कुछ सुधारने को, मेरा टिप वगैरह मेरे लिए, तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं उसको जरूर फॉलो करूंगा। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।